वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने सीरीज नंबर सेकेंड में चलें। आज हमारा टॉपिक है अल्टरनेटर यानी कि प्रवर्तक। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन होती है। यानी कि फ्रेंड, सिंपल वे में समझिए, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्लियर है? इसी हम लोग अल्टरनेटर भी कहते हैं, इसके साथ साथ एसी जनित्र भी कहते हैं। क्लियर है? और ये जो वर्क करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अर्थात फेरेडो के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर है? देखिए, मैं इसका एमसीक्यू मेन आप लोग को करवाऊंगा ताकि आप लोग को सारे क्वेश्चन को मैं पूरे के पूरे करवा दूं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। और इसका महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य मैं पढ़ देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स पर का समकोण पर छेदन करते हैं तो उसमें पैदा होने वाला ईएमएफ अधिकतर होता है। यानी कि फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी कुंडली में सबसे अधिकतम ईएमएफ कब होता है, तो फ्रेंड्स याद रखिए, जब वह कितना डिग्री का कोण बनाएगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो वह सबसे अधिक ईएमएफ को शो करता है। अल्टरनेटेड की आउटपुट जो होता है वह केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर या फिर इससे अधिक होगा तो मेगा वोल्टी एम्पियर में व्यक्त किया था। इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अल्टरनेटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। हंटिंग या फेज स्पीकिंग दोष के निवारण के लिए रोटर में डैम्पिंग वायरिंग का प्रयोग करते हैं। बड़े अल्टरनेटर के शीतलन में वायु वाहिनियां यानी एयर इंडक्ट्स का प्रयोग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये क्वेश्चन आप लोग को पेपर में आएगा। घूर्णन अल्टरनेटर आर्मेचर में स्लिप रिंग से एसी धारा प्राप्त की जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, घूर्णन अल्टरनेटर आर्मेचर में स्लिप रिंग से, याद रखिए किस रिंग से, स्लिप रिंग से एसी धारा प्राप्त की जाती है। और थ्री फेज, याद रखिए थ्री फेज अल्टरनेटर का पूरे भारत में सही फेज क्या है, देखिए इस चीज़ को आप लोग याद कर लिए। यानी कि भारत में जो थ्री फेज चलता है अल्टरनेटर, इसका तीन क्रम है और उस तीन क्रम को मैं आप लोग को याद करवा देता हूँ। देखिए सिंपल वे में सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए इस ट्रिक को याद कर लिए। सबसे पहले देखिए कौन सा कलर है, आर, रेड हो गया। फिर आप लोग के सामने येलो हो गया और ये आप लोग को ब्लू, यानी कि सॉरी ब्लू करना था यहाँ पे आप लोग ब्लू कर लीजिए। देखिए ये आप लोग का इसका रूल होता है। यानी कि फ्रेंड, सबसे पहले भारत में थ्री अल्टरनेटर्स जो चलता है उसका सही फेज अगर बोलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को लिखना होगा तो रेड लिखेगा। यानी कि देखिए ये R4 क्या हो गया, रेड। पहला कलर क्या होता है, रेड होता है। वही सेकेंड कलर की बात करना चाहते हो तो ये फ्रेंड्स होता है येलो कलर। क्या होता है, ये येलो कलर होता है। वही थर्ड कलर की बात करना चाहते हैं तो वो आपका फेवरेट कलर यानी ब्लू कलर होगा। क्लियर है? ये होते हैं। वही बात करना चाहते हैं उदासीन का, तो उदासीन का ब्लैक होता है। वही भूसंपर्क तार का जो होता है, अर्थ वायरिंग का जो होता है, वह ग्रीन होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। थ्री फेज अल्टरनेटर्स का फेज क्रम सही नहीं होने पर फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा अगर किसी अल्टरनेटर में आर आर के बाद बी और फिर वाई आ जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो सिंपल में याद रखिए ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्लियर है? इसे आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी इसका जो रूल होता है क्या होना चाहिए, सबसे पहले आर होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, सिंपल वे में याद रखिएगा वाई होना चाहिए, येलो होना चाहिए। क्लियर है? इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। ये इसका रूल होता है। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर आउटपुट में संयोजित लोड पर निर्भर करता है। सिंपल वे में याद रखिए किस पर निर्भर करता है, लोड पर निर्भर करता है। जब अल्टरनेटर आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर कार्यरत होता है तो इसको अत्यधिक उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड कहा जाता है। अब देखिए ये फॉर्मूला भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रत्यावर्ती की इफिशियंसी बोलता है फ्रेंड, तो आप लोग क्या कीजिए, आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100 कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आता है जो आप लोग बीच में मैं पूरे का पूरे करवा देता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा और हमारा ये सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। किस प्रकार की धारा अल्टरनेटर जनित्र जनित करता है, तो फ्रेंड्स शुरू में ही मैं आप लोग को बताया था एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करेंट आप लोग का अल्टरनेटर जनित्र करता है। क्लियर है? किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं, फेराडो के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन। फेराडो के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन पर ये वर्क करता है। किस प्रकार के करंट की आवश्यकता अल्टरनेटर के रोटर की होती है, तो फ्रेंड याद कर लीजिएगा किस प्रकार के करंट की आवश्यकता। तो आवश्यकता अगर बोल रहे हैं तो डीसी, यानी कि डीसी करंट की आवश्यकता अल्टरनेटर के रोटर की होती है। यानी ये डीसी, देखिए ये आप लोग का डीसी जो बोलता है रोटर ना, डीसी को क्या में कन्वर्ट करता है, ये एसी में कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट जो करता है उसे बोलते हैं कम्यूटेटर बोलते हैं। क्लियर है? अल्टरनेटर जो बड़ा आकार का हो उसमें फ्लक्स कैसे रखा जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो अल्टरनेटर जो बड़े आकार का होता है उसमें फ्लक्स जो होता है वह घूर्णन विधि से
रखा जाता है, याद रखिए किससे रखा जाता है, ये घूर्णन विधि से रखा जाता है। वही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं बताया था अल्टरनेटर के रोटर में कुल कितने प्रकार के स्लिप रिंग होते हैं, तो अभी जस्ट मैं बताया था उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को करना पड़ेगा। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए मैं इसमें देखिए आप लोग को 3 बताया था, उस चीज़ के बारे में कंफर्म करना चाहता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए 5 का आंसर आप लोगों के सामने सी लिख रहा है, 5 का सी लिख रहा है। तो देखिए यानी कि फ्रेंड्स 5 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग्स होते हैं, 3। वैसे फ्रेंड्स 3 होते हैं, याद रखिए 3 होते हैं। इसमें मिस्टेक लिख रहा है। फर्स्ट जो होता है आप लोग का, देखिए फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले होता है रेड होता है, फिर येलो होता है, लास्ट में होता है ब्लू होता है। ये याद कर लीजिए, क्लियर है। रोटर को डीसी सप्लाई देने वाला जनरेटर क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रोटर को डीसी सप्लाई देने वाला जनरेटर को उत्तेजक कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तेजक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा अल्टरनेटर के रोटर का प्रकार है। तो अल्टरनेटर के जो रोटर का प्रकार होता है, देखिए एक बेलनाकार प्रकार भी होता है, एक सेलियंट पोल भी होता है। यानी राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। किस गति के प्राइम मूवर में प्राय सॉलिएंट पोल प्रकार के रोटर प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, निम्न और मध्यम गति के लिए होता है ये। किस गति के प्राइम मूवर में प्राय बेलनाकार प्रकार का रोटर होता है। तो फ्रेंड मध्य देखिए, जब भी बेलनाकार के लिए बोलता है तो इसमें हमेशा याद रखें उच्च गति का होता है। क्या होता है, ये उच्च गति का होता है। निम्नलिखित में से किस बात पर अल्टरनेटर में जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है। तो आवृत्ति जो निर्भर करती है सबसे पहले कि नंबर ऑफ पोल्स पे और स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स एंड स्पीड ऑफ अल्टरनेटर पे ये निर्भर करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी बढ़िया है। देखिए क्या लिख रहा, 1500 आरपीएम पर चल रही अल्टरनेटर 15 हर्ट्ज पर वोल्टेज उत्पन्न करता है, तो पोलों की संख्या बोला। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं आप लोग को हमेशा बताया था, देखिए सबसे पहले 1500 यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं जो आप लोग का आरपीएम वैल्यू है इतना को मल्टी, सबसे पहले 120 इंटू हर्ट्स लिखिए। तो हर्ट्स कितना दिया था, 50 हर्ट्स दिया था। बाय में आप लोगों को क्या करना, पोल की संख्या ने पी करना होगा। अब इसे कैंसिलेशन कर 50 के टेबल में 150 आएगा, 3 टाइम्स लिखिए 30 टाइम्स आएगा, 30 का टेबल में 140 124 टाइम्स आता है, यानी पी का संख्या का देखिएगा तो 4 आ रहा। तो राइट आंसर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस टाइप से काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर में डी लाया हूँ। क्लियर है। अगला देखिए 3000 आरपीएम पर चल रहे टू पोल अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होती है। फिर वही कार्य करना है, आप लोग को जो आरपीएम वैल्यू दिया यानी कि टोटल ही देना है। क्लियर है। फिर क्या कीजिए 120 इंटू फ्रीक्वेंसी निकालना, तो मैं फ्रीक्वेंसी रहने दिया, यहाँ पे टोटल पोल्स की संख्या 2 दिया हुआ। अब कैंसिलेशन कीजिए, 2 का टेबल में कट गया, ठीक है। अब 2 का टेबल में 12 6 टाइम्स में आता है, 6 का टेबल में 350 बार में आएगा। तो फ्रेंड एफ का वैल्यू जो आ रहा है 50 हर्ट्स आ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, 50 हर्ट्स होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। अगला सेलियंट पोल टाइप रोटर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये व्यास में बड़े और अच्छे, लंबे में छोटे होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। कैसा विद्युत वाहक बल पैदा होगा अगर कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करे। तो फ्रेंड याद रखिएगा, जब भी कोई समकोण पर छेदन करता है तो हमेशा मैक्सिमम होता है, यानी कि लंबवत मार सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। कैसी घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य वाष्प टरबाइन चालित अल्टरनेटर्स बनता है। तो इसमें याद रखिएगा ये उच्च होते हैं। किस प्रकार की घूर्णन गति होती है, उच्च प्रकार की घूर्णन गति होते हैं। निम्नलिखित किन बातों पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है। तो इसका याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो निर्भर करती है वो हम आप लोग को बताया था पोल्स की संख्या और घूर्णन की गति पे करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। कौन सा अल्टरनेटर की रेटिंग को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था अल्टरनेटर्स की रेटिंग को जो शो करता है उसे हम लोग बोलते हैं के भी ए बोलते हैं, के भी ए बोलते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर डी भी कर सकते हैं, और अधिकतम अगर वोल्ट रहता है तो उसे एम भी ए बोलते हैं। क्लियर है। मेगा वोल्टिक एम्पियर। प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित रखना पड़ता है ताकि अल्टरनेटर की आउटपुट नियत रहे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें हमेशा जो कांस्टेंट जो था वो फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। कौन सा अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं होती है। तो फ्रेंड अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं जो होती है वह चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्लिप रिंग होती है, ब्रूस होता है, आर्मेचर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो उपरोक्त सभी को क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव ऑन करते हैं। कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए आर्मेचर कॉइल स्टेटर में स्थापित किए थे, बिल्कुल सही है। अल्टरनेटर में आर्मेचर में डीसी धारा उत्पन्न नहीं, एसी धारा उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर केवल आपका ए सही होगा। तो फ्रेंड ये 20 सीरीज आप लोगों का मैं क्वेश्चन लाया था। देखिए अगला 22
निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा अल्टरनेटर में ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जाती है? तो फ्रेंड अभी जस्ट मैं बताया था, देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर फोकस कीजिए तो फ्रीक्वेंसी के बारे आप लोग से पूछ रहा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, देखिए आप लोग क्या कीजिए, नंबर ऑफ पोल्स इनटू एन कर लीजिएगा बाय 120 कीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग क्लिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए, निम्नलिखित किस कारण से अल्टरनेटर में रोटरिंग फील्ड प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। केवल दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, आर्मेचर पर स्लाइडिंग युक्ति नहीं होने के कारण स्पार्किंग नहीं होती है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। देखिए, तो अगला क्वेश्चन लिख रहा, क्या होगा अगर तीन फेज अल्टरनेटर का फेज क्रम बिगड़ जाए? तो मैं जस्ट बताया था, अगर तीन फेज अल्टरनेटर का फेज अगर बिगड़ जाएगा तो फेज आपस में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड? शॉर्ट सर्किट हो, यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर लीजिए। कौन सा फेज भारत में प्रयुक्त होते हैं? फ्रेंड्स मैं आप लोग को हमेशा बताया, थ्री फेज के लिए ट्रिक याद के लिए सबसे पहले होता है रेड होता है। क्या होता है? रेड होते हैं, फिर येलो होते हैं, फिर ब्लू होते हैं, यानी RYB। RYB, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। अल्टरनेटर के लिए सही सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अल्टरनेटर के लिए सही सूत्र होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो सूत्र होता है, देखिए सबसे पहले सैन कीजिएगा, एन कीजिएगा, फिर बीटा बाई 2 होता है, ये एक फार्मूला होता है। बाई कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग एन लगा दीजिए, सैन बीटा बाई 2, ये होता है एक पहला फार्मूला। क्लियर है? अब पिच फैक्टर की बात करते हैं, यानी कि KP, यानी पिच फैक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ फार्मूला लिखते हैं हमेशा कॉस अल्फा बाय 2 लिखते हैं। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो दोनों फार्मूला दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। किस सूत्र का प्रयोग अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना के लिए होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो विद्युत वाहक बल की गणना, तो याद रखिएगा, यानी ईएमएफ के लिए बोल रहा, वो भी एवरेज के लिए बोल रहा, तो एवरेज के लिए हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले 4.44 कर लीजिएगा, 4.44 कर लीजिएगा, फेज कर लीजिएगा, फिर फ्रीक्वेंसी कर लीजिएगा, फिर टी लिख दीजिएगा, फिर अभी जस्ट मैं बताया था पिच पिच फैक्टर लिख लीजिएगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख लीजिएगा। ये आप लोग का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 28 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, 4.4 कर लीजिएगा, फिर फ्रेंड्स फेज कर लीजिएगा, फिर फ्रीक्वेंसी लिखिएगा, टाइम लिखिएगा, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखिएगा, और एक होता है पिच फैक्टर, यानी इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। क्या कारण है कि जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर की व्यास छोटा होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च घूर्णन गति पर कार्य करने की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किस सूत्र द्वारा अल्टरनेटर की वोल्टेज नियमन ज्ञात होता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके लिए फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले VR, तो VR का जो फॉर्मूला होता है VNL होता है, VNL माइनस होता है VFL होता है, बाय जो लास्ट वाला होता है, नहीं भी फाइनल वाला होता है, इंटू 100 कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या लिख रहा, किन तत्वों पर अल्टरनेटर की पावर फैक्टर निर्भर करता है? तो फ्रेंड याद रखिएगा, पावर फैक्टर जो निर्भर करता है, सबसे पहले ये आउटपुट के संयोजित लोड पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग किया जाता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हाइड्रोजन कूलिंग का जो प्रयोग किया था वह बड़े अल्टरनेटर में किया था, बड़े अल्टरनेटर में हाइड्रोजन कूलिंग का प्रयोग किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कीजिएगा। अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करे कि उसे अत्यधिक उत्तेजित कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं, आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर, यानी आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पे कीजिएगा। इनमें से किस अल्टरनेटर द्वारा जनित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? तो अल्टरनेटर जो है ना, सबसे पहले ये जो निर्भर करता है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले प्रति पोल्स फ्लक्स पे करता है, विस्तार गुणांक पे करता है, और कॉइल्स रिस्पॉन्स गुणांक पे, यानी ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा। यदि किसी अल्टरनेटर की गति 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम में परिवर्तित हो जाए तो जनित विद्युत वाहक बल क्या होंगे? तो फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना पड़ेगा, देखिए 1500 आरपीएम से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 1500 आरपीएम से आप लोग देख सकते हैं 3000 आरपीएम कर रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है, दुगना हो रहा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दुगना। कौन सा अल्टरनेटर में होने वाली क्षति है? देखिए अल्टरनेटर में होने वाली जो क्षति होती है, सबसे पहले होता है ताम्र क्षति, यानी कि कॉपर, फिर होता है यांत्रिक और लौ, यानी ये तीनों होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। किस शर्त पर दो अल्टरनेटर का समन्वय निर्भर करता है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन निर्भर करता है? तो फ्रेंड इसमें याद रखिएगा, इसमें पहला होता है, देखिए दोनों अल्टरनेटर का फेज क्रम एक ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
दोनों अल्टरनेटर्स का टर्मिनल वोल्टेज समान होनी चाहिए, ये भी सही है। और दोनों अल्टरनेटर्स की फ्रीक्वेंसी भी समान होनी चाहिए, उपयुक्त सभी कर सकते हैं। सिंपल वे में याद रखना चाहिए, समन्वय के लिए पहला होना चाहिए फेज क्रम एक होना चाहिए, टर्मिनल भी एक होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी समान होनी चाहिए। अगला, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टेज का क्या होगा यदि अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से किस शर्त पर दो अल्टरनेटर समांतर में प्रचालित होंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका राइट आंसर होता है कि फेज अनुक्रम समान होने चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, वोल्टेज भी समान होना चाहिए, उपरोक्त सभी कर दीजिएगा। किस कारण से अल्टरनेटर समांतर में चलाए जाते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, राइट आंसर जो होगा 41 का ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सारी चीज़ों चलिए मैं करवा ही देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर में चल रहे अल्टरनेटर्स में से एक को हटाना हो तो एक को अगर हटाना हो तो क्या करना पड़ता है, एक अल्टरनेटर्स को लोड दूसरे अल्टरनेटर में तब्दील करने के बाद दूसरा अल्टरनेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। जब दो अल्टरनेटर समांतर में चल रहे हैं तो यदि एक अल्टरनेटर का प्राइम मूवर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सिंक्रोनस मोटर की तरह चलता रहेगा, यानी सिंक्रोनस मोटर की तरह ये क्या होगा, चलता रहेगा। फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनेगा। जब दो अल्टरनेटर समांतर क्रम में चल रहे हैं, यदि एक अल्टरनेटर्स का प्राइम मूवर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो अल्टरनेटर्स जो होता है सिंक्रोनस मोटर की तरह चलता रहेगा। अल्टरनेटर्स में फील्ड वाइंडिंग कहाँ प्रयोग की जाती है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग का जो प्रयोग किया था वो रूटर में होता है। कहाँ पे होता है, ये रूटर में होता है। किस प्रकार का रूटर अधिक शोर पैदा करता है। तो फ्रेंड याद रखिएगा, किस प्रकार का बोल रहा ना ये, तो हमेशा याद रखिएगा सोलियन पोल रूटर, यानी कि सोलियन पोल रूटर जो होता है वह अधिक शोर पैदा करता है। क्लियर है। और बेलनाकार जो होता है यह अधिक तेजी से चलता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तीन फेज अल्टरनेटर की वाइंडिंग एक दूसरे से कितने कोण पर झुका होता है। जब भी आप लोग कोण के लिए बात करता है तो 360 को आप लोग कितना फेज का, 3 फेज से है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो राइट आंसर आएगा 120 डिग्री पे होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तीन वाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर कैसा कनेक्शन बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, तीन वाइंडिंग के एक सिरों को जोड़कर कैसा कनेक्शन बना सकते हैं। तो राइट आंसर कर सकते हैं, देखिए डेल्टा या फिर स्टार दोनों बना सकते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर सकते हैं। देखिए, एक होता है डेल्टा प्रकार का होता है, एक होता है फ्रेंड्स स्टार के लिए होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंस होता है, इससे क्वेश्चन भी आप लोग का पेपर में बनता है। देखिए मैं कुछ कुछ यहाँ पे कंसेप्ट बताता हूँ। अगर आप लोग के बीच में देखिए मैं जो बता रहा हूँ, सबसे पहले याद रखिएगा, अगर स्टार, देखिए मैं ले देता हूँ, अगर स्टार और डेल्टा रहता है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होता है 200/√3 होता है। क्लियर है। और स्टार और डेल्टा जो होता है ये स्टेप डाउन होता है। याद रखिएगा फ्रेंड, ये क्या होता है, स्टेप डाउन होता है, इसमें स्टेप डाउन होता है। वही अगर डेल्टा और स्टार की बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा स्टेप अप होते हैं, यानी स्टेप जो होता है वो अप यानी हाई वोल्टेज होते हैं। वही फ्रेंड्स अगर स्टार स्टार की बात करते हैं, देखिए स्टार स्टार की बात करते हैं तो सेम होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच क्या लिख रहा है देखते हैं यहाँ पे, पिच फैक्टर्स का मात्रक क्या होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन फ्रेंड। तो सबसे पहले पिच फैक्टर्स का मात्रक क्या होता है। तो देखिए पिच फैक्टर्स का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि पिच फैक्टर्स का फार्मूला सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए, एक होता है पिच फैक्टर, मैं अभी जस्ट बताया था आप लोग को, पिच फैक्टर्स का फार्मूला सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा। क्लियर है। तो पिच फैक्टर्स के फार्मूला के रिगार्डिंग आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुना करके सही विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, वह गुणक जिसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुना करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स का जो मान होता है हमेशा इकाई से कम होता है, यानी एक से कम होता है, <1 अल्टरनेटर्स के तुल्यकालीन में अल्टरनेटर्स को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, अल्टरनेटर्स की तुल्यकालीन में अल्टरनेटर्स को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड, इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस अल्टरनेटर में पूर्ण लोड अवस्था में शून्य लोड तक होने वाली किसी अल्टरनेटर्स में पूर्ण लोड अवस्था में शून्य लोड तक होने वाली परिवर्तन क्या कहलाती है। तो फ्रेंड इसे याद रखते हैं, कहते हैं वोल्टता नियमन, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। अल्टरनेटर ब्रूस निम्नलिखित पर आरोहित रहता है। तो इसमें याद रखिए 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी स्लिप रिंग पर, यानी स्लिप रिंग पर ये आरोहित रहता है ये। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में रहता है
तो याद रखिएगा अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोटर पे बनता है ये। किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो याद रखिएगा जब भी किसी ईएमएफ का अल्टरनेटर बढ़ानी हो तो इसमें फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर का उपयोग कितनी गति के प्रवर्तकों के बीच में किया जाता है? तो फ्रेंड्स का याद रखिएगा 1500 से 3000 घूर्णन प्रति मिनट में होती है। प्रत्यावर्तक में अस्थिर हानि का पता किस प्रकार लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर सकते हैं, आर्मेचर हानि प्लस सीरीज फील्ड हानि होती है। बड़े प्रत्यारकों में शीतलन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा वायु वाहिनिका का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 59। घूर्णन प्रत्यावर्तक आर्मेचर में एसी कहाँ से मिलता है? तो एसी याद रखिएगा जो मिलता है वह स्लिप रिंग से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। प्रत्यावर्तक का प्रचलन सिद्धांत प्रत्यावर्तक का प्रचालन सिद्धांत किस में समान होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डीसी जनित्र में। ये हमेशा डीसी जनित्र में क्या होता है? ये समान होता है। ये बड़े टर्बो जनित्र सामान्यतः किस प्रकार के टरबाइन से संचालित होती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा भाप की टरबाइन से होते हैं, भाप की टरबाइन से होते हैं। प्रत्यावर्तक की शक्ति गुणांक किस प्रचाल पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये लोड पर निर्भर करता है। किस पे करता है? ये लोड पर। दो अल्टरनेटर्स पूर्ण यानी कि एग्जैक्टली श्रेणियों पे चल रहे हैं तो तुल्यकालीन शक्ति क्या होगी? तो याद रखिएगा इसमें जो होता है हमेशा दो अल्टरनेटर्स जब भी चलेगा ना तो देखिए इसमें फार्मूला होता है, देखिए एन एस, देखिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले एन एस माइनस एन आर बाय एन एस होता है, क्लियर है? देखिए ये होता है फ्रेंड्स। इसमें आप लोगों को याद रखिएगा दो अल्टरनेटर्स पूर्ण समकरण यानी एग्जैक्टली श्रेणियों से चल रही है तो इसका जो वैल्यू होता है देखिए ये ऊपर वाला का वैल्यू जीरो होता है तो क्या होगा यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक डायनेमो 64 नंबर क्वेश्चन अल्टरनेटर्स में घूर्णक में होता है तो याद रखिएगा अल्टरनेटर्स के घूर्णक में कुल 2 स्लिप रिंग होते हैं। कितने होते हैं? 2 स्लिप रिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। एक डायनेमो विद्युत उत्पादन का एक ऐसा स्रोत माना जाता है जो वास्तव में स्रोत है। तो ये होते हैं विद्युत प्रेरक बल के होते हैं। बस देखिए त्रिध्रुव प्रत्यावर्तियों में आमतौर पर क्या होते हैं? तो त्रिध्रुव प्रत्यावर्तियों में आमतौर पर बेलनाकार रोटर होते हैं। क्या होते हैं? ये बेलनाकार रोटर होते हैं। यदि एक 1500 आरपीएम पर चलाया जा रहा 4 ध्रुवीय तुल्यकालिक जनरेटर पर 6 ध्रुवीय प्रेरित पोषित करता है तो 5% स्लिप पर चलने के लिए भारित गति क्या होगी? तो इससे आप लोग सॉल्व खुद से कीजिएगा। एक देखिए अगला क्वेश्चन है, ये इसमें भी देखिएगा तो ये आधा हो जा रहा है। देखिए 3600 आरपीएम से 1800 आरपीएम तक बदल देते हैं। क्या हो रहा है फ्रेंड? ये हाफ हो रही है। क्या हो रही है? हाफ हो रही है। तो आप लोग आधा कर सकते हैं। शीतलन की क्रिया में सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक क्या होती है? तो याद रखिए सबसे कम जो शीतलन जो उत्पन्न करता है वो हाइड्रोजन होती है। अब लास्ट क्वेश्चन है, उत्पादन केंद्रों पर अल्टरनेटर के स्पीड को नियंत्रित किया जाता है तो इसको गवर्नर के द्वारा। ये क्वेश्चन सीबीटी 2 में पूछा गया था पिछले साल। तो उत्पादन केंद्रों पर अल्टरनेटर की स्पीड को नियंत्रित करते हैं गवर्नर के द्वारा। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, सारे को मैं बताने का प्रयास किया हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग लिखना चाहते हैं तो देख सकते हैं पूरे नोट्स है, आप लोग काफ़ी बढ़िया से लिख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा अभी एग्जाम के समय में। देख ली इस चीज़ को कर सकते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे से। ये था और इसी से मैं आप लोग को MC भी करवा दिया हूँ और जो इंपॉर्टेंस था उस चीज़ को मैं 3-4 बार बोल के समझा दिया हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, फिर मैं अगला चैप्टर को लेके आता हूँ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।